हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए विषय का अध्ययन करेंगे कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था। अब तक जो है हमने उसकी योजनाओं के बारे में, उसके समय हुए विद्रोह के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल था। उसके बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, और विभिन्न विद्वानों की राय जानते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्या वो पागल था या नहीं था। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमें देखते हैं कि आखिर उसने पागल किसने कहा था। तो सबसे पहले जो पागल कहने वाला व्यक्ति था वो था एल्फिंस्टन। उसके बाद जो कुछ यूरोपीय इतिहासकार है, जैसे हेवल है, इरविन है, स्मिथ है और लैनपुल, उन्होंने भी जो है एल्फिंस्टन के मत का अनुमोदन किया है। लेकिन कुछ जो आधुनिक इतिहासकार है वो जो है इस आरोप को नहीं मानते हैं, और वो नहीं मानते कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ पागलपन का अंश था। लेकिन फिर भी जो है उस पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसका क्या कारण है। तो उस पर आरोप लगाए जाने के कुछ कारण हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला जो आरोप लगाया जाता है वो इस वजह से लगाया जाता है कि वो सुल्तान की जो है रक्तपात में बहुत ज़्यादा रुचि थी, रक्तपात में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और इसके बारे में जो ये आरोप लगाने का जो रीज़न है वो आपके बर्नी द्वारा जो कहे गए कथन हैं उसकी वजह से है। तो बर्नी जो कहता है कि जो है सुल्तान के महल के बाहर जो है रोज़ कोई ना कोई मृत शरीर पड़ा रहता था और उसके महल से खून की नदियाँ बहती थी। इसके आधार पर जो है इसका आरोप लगाया जाता है कि वो रक्तपात में रुचि रखता था। लेकिन हम इसके आधार पर जो है उसको पागल नहीं मान सकते, क्योंकि सुल्तान ने जो है ऐसे कोई दंड नहीं दिए थे, और ये जो दंड दिए थे वो मतलब विद्रोही प्रकृति के व्यक्तियों का जो है नाश करने के लिए दिए थे। वो नहीं चाहता था कि उसके काल में जो है कोई विद्रोह हो और उसका जो है साम्राज्य जो है अव्यवस्थित हो। और ये कोई नई बात नहीं है कि जो है उसने पहली बार ऐसे जो है दंड दिए हो। उससे पहले के जो सुल्तान थे मध्यकालीन भारत में, जितने भी हम सुल्तान पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जो है उन्होंने इसी प्रकार के दंड दिए हैं। तो केवल इसके आधार पर जो है उसे पागल नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो आरोप ये लगाया जाता है कि उसने जो है जो दोहा में करवट नहीं मान सकते, क्योंकि बर्नी जो था बर्न का रहने वाला था, दोआब क्षेत्र का रहने वाला था, उलेमा वर्ग से संबंध रखता था, और जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है उलेमा वर्ग के विरुद्ध था। वो उसकी उनकी बात नहीं सुनता था, तो इसलिए जो है वो थोड़ा उनसे कुंठित था, इसलिए जो है उसने इस पर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन जो कुछ इतिहासकार है वो नहीं मानते कि जो है उसने 20 गुना वर्दी की थी। ठीक है, तो जो है इसके बारे में कुछ विद्वान कहता है, जैसे फरिश्ता बताता है कि ये जो वर्दी 3 या 4 गुना थी, 3 या 4 गुना थी, जबकि बर्नी हमें 20 गुना बताता है। इसके अलावा जो एल श्रीवास्तव है वो बताते हैं कि ये केवल 5 से 10% तक की वृद्धि की गई थी, ज़्यादा नहीं की गई थी। तो इस प्रकार इसके आधार पर जो उस पर पागलपन का आरोप लगाना वो गलत है। इसके बाद में जो तीसरा जो है वो कारण बताया जाता है राजधानी परिवर्तन का आरोप, कि उसने जो राजधानी परिवर्तन की और जो है अपनी जनता को आदेश दिया कि वो जो है सारी की सारी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, और इसी आधार पर जो है बर्नी कहता है कि जो है दिल्ली नगर बिल्कुल उजड़ गया और वहाँ पर जो है कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह तक नहीं रहे। ठीक है, इसी आधार पर कहा जाता है कि उसके सन की निर्णय करता था, इसलिए वो पागल था। लेकिन जो है इसके आधार पर हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसका जो निर्णय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो जो है देवगिरी साम्राज्य के मध्य में पड़ती थी और उससे जो है वो अपने साम्राज्य को कंट्रोल कर सकता था। उसकी जो असफलता का कारण ये था कि वो जो लोग हैं, वो दिल्ली की जो प्रजा है वो दौलताबाद में जाकर रहना नहीं चाहती थी बस, वो और उसकी योजना में कोई कमी नहीं थी। तो इसके आधार पर जो है हम उसको पागल नहीं मान सकते। अब चौथा आरोप जो लगाया जाता है उसके ऊपर वो है संकेत मुद्रा के प्रचलन का आरोप, कि उसने जो संकेत मुद्रा चलाई थी वो जो है असामयिक थी, और उसने जो है मुद्राओं के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार नहीं रखा, और न ही मुद्राओं पर ऐसे कोई चिन्ह अंकित किए जिससे जो है सर्वसाधारण द्वारा उनको बनाना मुश्किल था। तो बिना सोचे समझे जो है उसने योजना आपके चीन और फारस में जो है कागज़ की मुद्रा के चलन हो चुका था। ठीक है, तो इससे असामयिक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो है ये जो निर्णय
उसका गलत नहीं कह सकते। ये जनता की खुद की जो है कमज़ोरी की वजह से ये योजना असफल हुई थी, ना कि सुल्तान की कमज़ोरी की वजह से या पागलपन की वजह से। तो इस आधार पर जो है हम उसको पागल नहीं मान सकते। अगला जो आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर कि उसने जो खुरासान और चीन की जो विजय की योजना बनाई थी, उससे पता चलता है कि उसमें कोई पागलपन का अंश था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी खुरासान और चीन को विजय करना, क्योंकि बाहर से जब व्यक्ति आके इंडिया को विजिट कर सकता है तो जो है खुरासान और चीन को क्यों नहीं, उसको भी विजिट किया जा सकता है। और उससे पहले भी कई लोगों ने जो है सपने देखे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो विश्व विजय का सपना देखा है, उससे पहले जो है सिकंदर मान ने जो है विश्व विजय का सपना देखा है। तो उस आधार पर जो विद्वानों ने उसके ऊपर पागलपन का जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा जो है उस पर आरोप लगाया जाता है काल्पनिकता का आरोप, कि वो काल्पनिक व्यक्ति था, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता था और उस कल्पनाओं के आधार पर योजनाएं बनाता था और वो उसकी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती थी, तो ये पागल था इसलिए तो ऐसा करता था। बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो है पागलपन की वजह से करता था, बल्कि वो इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसमें रचनात्मक प्रतिभा थी और वो जो है अच्छी योजनाएं सोचता था। हालांकि कुछ लोगों की वजह से वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके आधार पर जो है उसे पागल नहीं कहा जा सका। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कोई अंश नहीं था। जैसा कि लेनपुल कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल में सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन की समस्याओं पर विचार किया था, परंतु उसका मस्त था जनता को। लेकिन ये एक सभ्य सुल्तान था और जो है अपनी योजनाओं में उसने अधिक साहसी था। उसके विचार एक शिक्षित और सभ्य मस्तिष्क के विचार थे। वो शिक्षित था, कई प्रकार की भाषाएं जानता था, विद्वानों का आदर करता था। तो इस प्रकार जो है वो एक समय से आगे था, समय से आगे जो है विचार रखता था, ना कि वो पागल था इसलिए ऐसा करता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष पहुँचते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कोई अंश नहीं था, बल्कि वो एक प्रतिभाशाली बहुत ही विद्वान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति था। धन्यवाद।